हेलो गाइस, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज के बारे में आज पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग चैनल पर अभी तक नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अंडरस्टैंडिंग लॉज। सबसे पहले हम सब बता रहे हैं हमें कि व्हाट आर लॉज क्या होते हैं। तो हम समझते हैं इसके थ्रू कि लॉज क्या है, बता रहे हैं। द सिस्टम ऑफ रूल्स विच अ पर्टिकुलर कंट्री और कम्युनिटी रिकॉग्नाइजेज एज रेगुलेटिंग द एक्शंस ऑफ इट्स मेंबर्स एंड विच इट मे एनफोर्स बाय द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज। कह रहे हैं लॉज का मतलब जो होता है एक सिस्टम ऑफ रूल्स से होता है जो कि किसी पर्टिकुलर कंट्री या कम्युनिटी के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं एज रेगुलेटिंग द एक्शन ऑफ इट्स मेंबर, जिसके थ्रू उसके जो मेंबर्स होते हैं उनके एक्शंस को रेगुलेट किया जाता है और ये एनफोर्स बाय द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज़ होते हैं, यानी कि जो इनको फॉलो नहीं करता उन पर पेनल्टीज़ जो है लगा दी जाती हैं। तो कुल मिला कह सकते हैं जो लॉज हैं ये सिस्टम ऑफ रूल्स होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर कंट्री या कम्युनिटी के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं एज अ रेगुलेटिंग एक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो है एनफोर्स बाय द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज़ होते हैं, यानी कि कोई इनका उल्लंघन करता है, इनका पालन नहीं करता है तो उस पर पेनल्टीज़ उसको फेस करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसमें है डू लॉज ऑल अप्लाई टू ऑल। क्या लॉ सभी पर अप्लाई होते हैं? तो बता रहे हैं इसमें एज देर शुड बी नो आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया, देयर फोर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन डेट वुड इस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ। कह रहे हैं कोई आर्बिट्री एक्सरसाइज नहीं है पावर की इंडिपेंडेंट इंडिया में, इसी वजह से जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, उसने बहुत सारे प्रोविजंस किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जाकर, ठीक है, जिसके थ्रू वो रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करते हैं। ऑल पर्सनस इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। कह रहे हैं जितने भी इंडिविजुअल्स हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर सभी जो है कानून की नज़रों में बराबर हैं। ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ। कह रहे हैं जो लॉज हैं सारे के सारे लॉज जो हैं इक्वली अप्लाई होते हैं सारे सिटीजन्स पर कंट्री के, और इसमें कोई भी व्यक्ति लॉ से बढ़कर नहीं है। डैट मीन्स द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सनस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। तो इसका कहने का मतलब यह है कि हम जो है जो हमारे लॉज जो हैं, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं पर्सनस को उनकी कास्ट, उनकी रिलीजन या उनके जेंडर के बेसिस पर। तो अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि जो लॉज जितने भी होते हैं, ठीक है, इनको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे मेंबर ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा हूँ, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ठीक है, उनके थ्रू जो है बहुत सारे प्रोविजंस को ध्यान रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशंस के लॉ फॉर्म किए जाते हैं। इन लॉज को प्रॉपर तरीके से सभी सिटीजन्स पर इक्वल तरीके से कह सकते हैं एनफोर्स किया जाता है, सभी पे ही लागू किया जाता है। इसके साथ साथ कह रहे हैं कोई भी पर्सन जो है लॉ से बढ़कर नहीं है, ठीक है, हर किसी के लिए लॉ इक्वल है और कोई हमारा जो लॉ है, ठीक है, वो किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है रिलीजन, कास्ट या जेंडर के बेसिस पर। एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज़ अ स्पेसिफिक पनिशमेंट। अगर कोई क्राइम करता है या कोई वायलेशन करता है लॉ का तो उसके लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट जो है असाइन किए गए हैं। In ancient India, there were innumerable and overlapping local laws which did not apply equally to all। कह रहे हैं पुराने जो प्राचीन भारत है उसमें बहुत सारे ऐसे लॉज, वैसे ओवरलैपिंग लोकल्स लॉज देखने को मिलते हैं जो कि इक्वली अप्लाई नहीं होते थे सभी पर। द पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम वेरी डिपेंडिंग अपॉन देयर कास्ट बैकग्राउंड, विद लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्शली पेनलाइज्ड और पनिश्ड। ये कह रहे हैं उस समय पर जो पनिशमेंट होते थे, ठीक है, सेम क्राइम के लिए वो डिपेंड करते थे कि वो जो पर्सन है वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस बैकग्राउंड से आता है, ठीक है, लोअर कास्ट के साथ। और जहाँ पर जो लोअर कास्ट है उनको बहुत ज़्यादा पेनलाइज्ड या पनिश किया जाता था उस समय पर। मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर एग्रीड देयर शुड बी नो आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। कह रहे हैं जो मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो सहमत थे इस बात को लेकर कि कोई भी आर्बिट्री एक्सरसाइज जो है पावर की इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं हो सकती। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जब लॉ को इस्टेब्लिश किया जा रहा था या लॉ को इस्टेब्लिश करने के पर्पज़ से एक इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में थे उनको बनाया गया, फिर उनके बेसिस पर जो है लॉ को प्रिपेयर किया गया है, लॉ को फॉर्म किया गया है। फिर आगे उन्होंने हमसे बोल रहे हैं
द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। जो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट हैं उन्होंने इंडिया में रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश किया था। और हिस्टोरियंस जो हैं हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस क्लेम एज, इसके बीच में जो जितने भी हिस्टोरियन उनके बीच में आपस में विवाद है कुछ इस तरीके से, द कॉलोनियल लॉ वॉज आर्बिट्री। कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जो कॉलोनियल लॉ थे वो आर्बिट्री थे, यानी कि वो जो है किसी पर्सन विशेष पर जो है डिफरेंट अलग अलग होते थे और अलग अलग पर्सन को अलग अलग तरीके से वो फॉलो होते लागू होते थे अलग पर्सन पर। द इंडियन नेशनलिस्ट प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फेयर। ये कह रहे हैं कि जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं उन्होंने एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था डेवलप करने में लीगल स्फेयर को। आगे हमसे कह रहे हैं द ब्रिटिश लॉ ऑफ द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 सेट अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द आर्बिटरीनेस। कह रहे हैं जो ब्रिटिश लॉ था सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 के अकॉर्डिंग उसने एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट किया था आर्बिटरीनेस का। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अ पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यूअल ट्रायल। उसमें था क्या, उसमें जो है गवर्नमेंट जो थी वो आर्बिट्री पावर्स का इस्तेमाल करती थी, यानी कि वो उनके खिलाफ अगर कोई पर्सन बोलता था उस समय पर तो उसको बिना किसी ट्रायल के ही पनिश कर दिया था, अरेस्ट कर लिया जाता था। ऐसा होता था। लेकिन हमारे जो इंडिपेंडेंट इंडिया के जो रूल्स या लॉज हैं, ठीक है, उनमें ऐसा नहीं होता, उसमें प्रॉपर ट्रायल होता है, ठीक है, उसके बाद जो है उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाता है। 9th पॉइंट में हमसे कह रहे हैं इंडियन नेशनलिस्ट बिगन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग द आर्बिट्री यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश। भारत के जो राष्ट्रवादी लोग थे, ठीक है, वो लगातार विरोध कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे जो कि आर्बिट्री यूज़ किया था अथॉरिटी का ब्रिटिशर्स के द्वारा। दे बिगिन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वलिटी, वो लगातार फाइट कर रहे थे ज़्यादा इक्वलिटी के लिए, और वो चेंज चाहते थे आइडिया ऑफ लॉ में फ्रॉम सेट ऑफ रूल्स डेट दे वर फोर्स टू अबे टू लॉ एज इंक्लूडिंग आइडियाज़ ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि काफ़ी हद तक वो प्रोटेस्ट उनके चल रहे थे, ठीक है, वो क्योंकि और क्रिटिसाइज़ भी करते थे क्योंकि वो चाहते थे ग्रेटर इक्वलिटी को, और वो चाहते थे चेंज ऑफ आइडिया ऑफ लॉ में। ठीक है, ये सब चीज़ देखने को चाह रहे थे वो। जिनके कुल मिला कहने का मतलब था, हम कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ रूल्स हैं उसमें जो उनके ऊपर लागू हो रहे थे उस समय पीपल्स पर, उसमें वो चेंज चाह रहे थे। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी द इंडियन लीगल प्रोफेशन बिगन इमर्जिंग and demanding respect in colonial courts by using laws to defend the legal rights of Indian। कह रहे हैं 19वीं शताब्दी के एंड तक आते आते जो इंडियन लीगल प्रोफेशनल्स थे उन्होंने जो है अब धीरे धीरे इमर्ज होना शुरू किया और डिमांड करनी शुरू कर दी रिस्पेक्ट की कॉलोनियल कोर्ट्स में। जो लॉज थे उन लॉज को फॉलो करते जिसमें वो डिफेंड कर रहे थे लीगल राइट्स ऑफ द इंडियंस को। इंडियन जजेस बिगिन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन डिसीजन मेकिंग, और उस समय पर जो इंडियन पर्सन जो कि जज बन चुके थे उस समय पर उन्होंने भी ग्रेटर रोल प्ले किया डिसीजन मेकिंग में। विद द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लॉज फॉर द कंट्री बिगन टू बी मेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स। कह रहे हैं जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन किया गया तो जो लॉज थे तो ये कंट्री के लिए वो अब जो है बनने शुरू हो गए थे रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। एवरी ईयर रिप्रेजेंटेटिव्स पास न्यू लॉज एज वेल एज रिवाइज द एग्जिस्टिंग वंस। हर साल जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं नए लॉज बनाते हैं, ठीक है, और जो पुराने हैं उनमें कुछ चेंज करना होता है उनको चेंज भी करते रहते हैं। अब इसमें एक अच्छा सा एक पॉइंट लेकर आए हैं हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो इसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग सन्स डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। कह रहे हैं इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो सन्स होते हैं हिंदू फैमिलीज़ में, डॉटर्स होती हैं उनकी या जो मदर्स होती हैं उनको इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी में मिलना शुरू हो गया। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, इससे पहले सिर्फ सन्स ही जो है अपने हिंदू फैमिली में अपने फादर की प्रॉपर्टी को एक्वायर करते थे, वहाँ पर डॉटर्स और मदर्स को जो है किसी प्रकार की प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलता था। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद से जो है इक्वल शेयर मिलना शुरू हो गया डॉटर्स को और मदर्स को भी सन्स के बराबर में। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। अब हमसे कह रहे हैं कि नए लॉ किस तरीके से आते हैं, तो इसके बारे में लेके चल रहे हैं। बता रहे हैं द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। पार्लियामेंट का सबसे बड़ा रोल होता है लॉज को बनाने में। एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज़ टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल। कह रहे हैं जो इम्पोर्टेंट रोल है पार्लियामेंट का, ठीक है, वो सेंसिटिव होता है उन प्रॉब्लम्स के लिए जिनको पीपल्स फेस करते हैं उनके लिए। द इश्यू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस was brought to the attention of the parliament
एंड द प्रोसेस अडॉप्टेड फॉर दिस इशू टू बिकम लॉ। कह रहे हैं अगर कोई इशू जो है डोमेस्टिक वायलेंस का देखने को मिलता है, ठीक है, वो सीधे जो पार्लियामेंट के अटेंशन में आता है, फिर पार्लियामेंट क्या कहती है, उस इशू को ध्यान में रखते हुए कोई नया लॉ बना देती है या कोई लॉ बनाने शुरू कर देती है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 implemented to protect women from being abused and injured by male। कह रहे हैं एक ऐसी एग्जांपल देकर बता रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में जो बनकर आया था, बेसिकली वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए था, जो वायलेंस या जो अब्यूज्ड उनके साथ घर में उनके मेल यानी कि उनके हस्बैंड के द्वारा किया जाता था उनके साथ या फैमिली में जो मेल्स होते हैं उनके द्वारा उनको वायलेंस उनके अगेंस्ट किया था या उनको अब्यूज़ किया था, उसके अगेंस्ट ये एक्ट बनकर आया था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताना क्या है ये, द इंजरी और हार्म कॉज्ड बाय एन एडल्ट मेल हस्बैंड टू हिज वाइफ, ये डोमेस्टिक वायलेंस में आता है और इससे प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बना था जिसको हमने कहा है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। द रोल ऑफ सिटीजन्स इज क्रूशियल in helping parliament frame different concerns that people might have into laws। तो ये कह रहे हैं हमसे जो रोल है सिटीजन्स का वो बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाता है हेल्प करने में पार्लियामेंट को, जिससे कि वो फ्रेम कर सके डिफरेंट कंसर्न्स को that people might have into laws। आगे हमसे कहा है इन्होंने फ्रॉम establishing the need for a new law to its being passed at every stage of the process, the voice of the citizen is a crucial element which makes the work of parliament more accessible and transparent। कह रहे हैं जब हम किसी नए लॉ को इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, ठीक है, या उसको पास कर रहे होते हैं उस समय पर, ठीक है, उस समय पर हम हर एक स्टेज पर जो प्रोसेस है वहाँ पर सिटीजन की वॉइस को ध्यान में रखते चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी है जिसके थ्रू पार्लियामेंट का जो वर्क होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा असेसिबल और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता है अगर वहाँ पर हम पब्लिक की वॉइस को भी ध्यान में लेकर चलते हैं तो। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ लिया है कि कुछ अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज हैं जिनके बारे में थोड़ा सा जिक्र करके हमें बताया है। समटाइम्स द पार्लियामेंट पासिस लॉज दैट टर्न आउट टू बी अ वेरी पॉपुलर। कह रहे हैं कभी कभी क्या होता है पार्लियामेंट के द्वारा कुछ लॉज पास किए जाते हैं जो कि बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। समटाइम्स अ लॉ कैन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड लीगल। कभी कभी क्या होता है कुछ लॉज जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के तौर पर वैलिड होते हैं और लीगल होते हैं, लेकिन इट कैन कंटिन्यू बी टू अनपॉपुलर, लेकिन ये अनपॉपुलर या अनएक्सेप्टेबल होते हैं पीपल्स के द्वारा बिकॉज दे फील दैट, वो ऐसा क्योंकि पीपल्स को लगता है कि ये जो है इस इंटेंशन से बनाया गया जिससे पीछे कुछ अनफेयर या हार्मफुल प्रैक्टिस हो रही हो। ठीक है, तो कुल कहने का मतलब इसमें यह है कि कभी कभी जो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और लीगल होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको पब्लिक के द्वारा पसंद नहीं किया जाता है, पब्लिक में वो अनअक्सेप्टेबल या अनपॉपुलर हो जाते हैं क्योंकि पीपल्स को लगता है कि पब्लिक है उसको लगता है कि ये जो लॉज बनाए गए हैं, ठीक है, ये अनफेयर हैं, हार्मफुल हैं, तो इसलिए इसके अगेंस्ट वो जो है विरोध करना शुरू कर देते हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ पीपल्स जो है इस लॉ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, होल्ड करते हैं पब्लिक मीटिंग्स को, ठीक है, राइट पेपर्स में न्यूज़पेपर्स वगैरह में उसके लिए लिखते हैं, रिपोर्ट्स टीवी न्यूज़ चैनल्स पर एट्सेट्रा देते रहते हैं। इन अ डेमोक्रेसी, और एक देश जो कि गणतंत्र है, ठीक है, या लोकतंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पर सिटीजन जो है अपनी अनविलिंगनेस को शो करते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस कर देते हैं, जिससे कि टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट। When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is pressure on the parliament to change it। जब बहुत बड़ी पैमाने पर लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि ये लॉ जो है गलत है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर बन जाता है उस लॉ में चेंज करने का। इफ़ द लॉज फेवर्स वन ग्रुप एंड डिसरिगार्ड द अदर, इट विल बी कंट्रोवर्शियल एंड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। कहना अगर कोई लॉ किसी एक ग्रुप को फेवर करता है और किसी अदर ग्रुप को फेवर नहीं करता है, डिसरिगार्ड करता है, तो वो लॉ जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है और वो कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करता है। पीपल हु थिंक दैट द लॉ इज़ नॉट फेयर कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड। और ऐसे लोग जो सोचते हैं कि लॉ जो है फेयर नहीं है तो वो कोर्ट चले जाते हैं जहाँ से कोर्ट डिसाइड करता है कि वो लॉ फेयर है या अनफेयर है। द कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल लॉज इफ़ इट फाइंड्स दैट दे डोंट अधेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन।
कह रहे हैं कोर्ट के पास ये पावर होती है कि मॉडिफाई कर सकता है या कैंसिल कर सकता है लॉ को अगर उसे लगता है कि हाँ वाकई में ये कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहा है तो। In India, role of citizens does not end with electing representatives. They also analyze the work done by MPs and criticize their actions if needed. कह रहे हैं भारत में जो सिटीजन्स का रोल है, ठीक है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। वो सिर्फ इतने बात से ख़त्म नहीं होता कि उन्होंने जो है रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन कर दिया है, वो एनालाइज भी करते हैं कि जो वर्क किया जा रहा है एमपीज़ के द्वारा, ठीक है, उसको एनालाइज करते हैं, इसके साथ उनके एक्शंस को क्रिटिसाइज करते हैं अगर ज़रूरी होता है तो। Therefore, it is stated that people in a democratic country have the right to protest against the unjust laws. ये इसलिए कह रहे हैं कि जो पीपल है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, ठीक है, उनके पास ये राइट होता है कि वो प्रोटेस्ट कर सकें अगेंस्ट द अनजस्ट लॉज, ठीक है, यानी कि वो जो लॉज हैं उनके अगेंस्ट जो है अपनी बातों को रख कर, अपने बात जो भी उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है उनके अगेंस्ट जाकर वो प्रोटेस्ट कर कर अपनी बातों को गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। कॉन्क्लूज़न के रूप में अगर हम बोलें, इट इज़ द एक्सटेंट, ये एक तरह से एक्सटेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है और एंथुजियाज्म होता है पीपल का, ठीक है, जो कि हेल्प करता है पार्लियामेंट को परफॉर्म करने में अपने रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस को प्रॉपरली तरीके से। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी कंट्री के अंदर लॉ फ्रेम करने का, ठीक है, और अगर पब्लिक उसका अपोज करती है किसी पर्टिकुलर लॉ का, उन्हें लगता है कि ये अनफेयर है, ठीक है, और उनके लिए जस्टिस फुल नहीं है, तो वो लोग उसका अपोज़ करते हैं प्रोटेस्ट कर कर, ठीक है, गैदरिंग्स कर कर, ठीक है, और समय समय पर वो न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स में इसके लिए वो जो है बराबर बोलते हैं उसके अगेंस्ट, ठीक है। और कुछ लोग तो फिर कोर्ट में भी चले जाते हैं अपनी बात को सही तरीके से अपनी बात को सही तरीके से रखने के लिए, कि वो कहते हैं ना कि जो कोर्ट जो कि गवर्नमेंट द्वारा जो लॉ बनाए गए हैं वो अनजस्टिस है, ठीक है, अनफेयर है, तो फिर बाद में फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि वो जो रूल्स या जो लॉज गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली ट्रू हैं, अनफेयर हैं या अनफेयर हैं, वही डिसाइड करने का लाभ से यही होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये वीडियो अब पूरी होती है, ठीक है। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।